हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का जो नेम है वो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिकली एक कंसेप्ट है। अगर इसमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ मेनली आता है: अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। इस तीनों को मिला के अगर हम कहें तो तीनों कंबाइनली क्या कहलाता है? हमारा गैप्स। और गैप्स को हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जनरली अकाउंटेंट जो हमारा एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है वो कैसे हमें अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कैसे उसको हमें एनालाइज करना है और रिपोर्ट कैसे हमें प्रेजेंट करना है, उसके लिए क्या करता है? गाइडलाइंस देता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी बेस ऑफ द अकाउंटिंग्स, और इट प्रोवाइड्स और इट गिव्स द गाइडलाइंस टू हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली किसे कहेंगे? प्रिंसिपल्स क्या होता है? दिस इज द सेट ऑफ द रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। जो कोई भी अकाउंट्स है, अकाउंटिंग करता है, जो अकाउंटेंट है, यूनिफॉर्मली हम क्या करते हैं? उस सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करते हैं। देन कॉन्सेप्ट, डिफरेंट एजम्पशंस, जो हम एजम्पशंस लेते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। अब अगेन ये जो एजम्पशंस है वो सब हम कंबाइनली करते हैं। देन थर्ड वन इज कॉल्ड कन्वेंशन। कन्वेंशंस का जो मतलब है वह जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जो सालों साल से जो अकाउंटिंग होती जा रही है, तो उस अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिस में हम लोग अडॉप्ट करते आ रहे हैं, उस प्रैक्टिस को हम आगे भी फॉलो करते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशंस। और यही तीनों जो हम मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उसी बेस पे हम सब अकाउंटिंग लिखते हैं, हम सब अकाउंटिंग करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली जो एजम्पशंस की अगर हम बात करें तो ये एजम्पशंस ब्रॉडली अगर यहाँ पे देखें तो 3 एजम्पशंस हमें दिया हुआ है। गोइंग कंसर्न्स, पहला एजम्पशंस हमारा है गोइंग कंसर्न्स। देन कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल, ये 3 एजम्पशंस हैं हमारे। इस 3 एजम्पशंस में फर्स्ट में था गोइंग कंसर्न्स। हम ये मान के चलते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो चलता रहेगा, उसका कोई एंड पॉइंट हमारा नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो उसका कोई जो एंडिंग पॉइंट है वो डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए। ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि आज जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसका एंड कभी नहीं होगा। सेकेंड जो एजम्पशंस हम लेके चलते हैं दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो प्रैक्टिस, जो मेथड्स हमने अडॉप्ट कर लिया रेगुलर बेसिस पे, एवरी पीरियड, एवरी अकाउंटिंग ईयर्स हम उसी मेथड्स को, उसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो सपोज कीजिए जैसे डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो हमारा नॉन करेंट डेप्रिसिएबल एसेट्स होता है उसको यूज करने से उसका जो लॉस होता है, उस लॉस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब वो डेप्रिसिएशन निकालने के डिफरेंट तरीके होते हैं। WDV मेथड होता है, SLM मेथड होता है। तो अगर बिजनेस एक मेथड अडॉप्ट कर लिया तो वो अगले साल, फिर अगले साल और कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली उसी मेथड को अडॉप्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो अकाउंटिंग में जो डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स हमें दिए हुए हैं उस टेक्निक्स को रेगुलरली हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। देन थर्ड वन इज द एक्यूरल। एक्यूरल एजम्पशंस क्या होता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शंस हुआ, ट्रांजैक्शंस होते ही हम उसे क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? रिकॉग्नाइज कर देते हैं, भले ही एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश हो या नहीं हो। जैसे हमने सामान बेचा, अब सेल जैसे ही हो गया तो वो क्या हो जाएगा? सेल की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हमने परचेज कर लिया, पेमेंट गया नहीं गया, 2 महीने बाद जाएगा, 4 महीने बाद जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है।
तो हम एक्चुअल एजम्पशंस में ये लेके चलते हैं कि ट्रांजेक्शन्स जैसे ही कंप्लीट हो गया उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग एजम्पशंस के बाद हम कुछ जो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एक बार गो थ्रू आप लोग करेंगे, और कोई अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट्स मेरे से क्लियर करवा लेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो है सबसे पहले अकाउंटिंग एंटिटी, और इसे हम बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी की भी बात करते हैं। याद होगा हमने जब टर्मिनोलॉजी सीखा था तो वहाँ पे हमने कैपिटल वर्ड यूज किया था, और वहाँ पे भी हमने कहा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हमेशा एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है, इसे हम एक अलग पर्सन मानेंगे। कभी भी बिजनेस मैन और बिजनेस दोनों को एक नहीं करेंगे। बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है और बिजनेस जो होगा हमारा एक अलग पर्सन होगा, और उस सेपरेट एंटिटी के अकॉर्डिंगली ही हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इस प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। देन मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट नाम से ही स्पष्ट है, मनी ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा इवेंट्स, ट्रांजैक्शन या इवेंट जो मनी में क्या हो सकता है, मेजर हो सकता है, जिसको हम मनी में क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड। तो सेकेंड प्रिंसिपल्स क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है जिसकी वैल्यू हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी इवैल्यूएशन हो सकती है, जिसका मेजरमेंट मनी में हो सकता है, दैट ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड, और इस प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। देन थर्ड इज द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब पीरियोडिक कंसेप्ट भी हम इसको बोलते हैं। ये कंसेप्ट हमें ये बताता है, ये प्रिंसिपल्स हमें कहता है कि जैसे अभी हमने देखा था कन्वेंशन की गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में क्या था कि बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। अब बिजनेस खत्म नहीं होगा तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या था हमारा, हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे थे, तो आखिर हम प्रॉफिट कब अर्न करेंगे। तो उस जो बिजनेस के अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट अर्न करना है उसकी कंप्यूटेशंस करनी है, उसके लिए एक कट ऑफ और एक पीरियड डिटरमाइन करना होता है कि उस पीरियड के बीच में हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके और फिर उसकी हम प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस में जो 12 मंथ्स का हमारा पीरियड है, हर एक 12 मंथ के बाद हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो पर्पस था हमारा बिजनेस का, बैलेंस शीट्स और सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो दूसरा अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा। तो अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो पहला अकाउंटिंग पीरियड, पहला ईयर यानी अकाउंटिंग ईयर जिसे बेसिकली बोलेंगे, तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर, फिर वो सेकंड अकाउंटिंग ईयर, थर्ड अकाउंटिंग ईयर। तो प्रॉफिट निकालने के लिए या पोजीशंस देखने के लिए बिजनेस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, और उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स। अगेन मैचिंग कंसेप्ट्स और मैचिंग प्रिंसिपल्स। मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल जो है ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स की एक बात की थी वहाँ पे, या रेवेन्यू रिसीट्स था हमारा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स था, तो वो सारे जब डिस्कस किए थे तो याद होगा हमने कहा था कि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ले जाते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, वही रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होता है वो इस अकाउंटिंग पीरियड का सेम अकाउंटिंग पीरियड का हम क्या लेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और इस दोनों को हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे, और मैच कराने के बाद जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, और अगर उल्टा हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। तो सेम अकाउंटिंग पीरियड का, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेम अकाउंटिंग पीरियड का हमें लेना है। अब सेम अकाउंटिंग पीरियड से क्या मतलब है, समटाइम्स क्या होता है कि हम जैसे एक्सपेंस की बात करें, अब एक्सपेंस में भी वहाँ पे डिस्कस किया था हमने कि काम तो करवा लिया हमने, बेनिफिट ले लिया, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, तो एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ, तो दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन वो एक्सपेंस कहाँ का है, इसी पीरियड का है, तो हम पेमेंट करें या नहीं करें उस एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली
अगर हमारे पास जो रिसीव्ड इनकम है, प्री रिसीव्ड इनकम, अब सपोज करिए कि इनकम की अगर हम बात करें और किसी ने हमें पहले से ही पेमेंट कर दिया, वो इस इनकम की पेमेंट काम करने से पहले ही मुझे मिल गया, अब अगले साल वो काम हम करेंगे लेकिन पैसा मेरे पास कब आ रहा है, इसी साल में आ रहा है, तो वो हमारे लिए इनकम नहीं कहलाएगा, वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट्स नहीं होगा, तो इसको हम उस पीरियड में काउंट नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग का ठीक उल्टा एक्सपेंस में भी होता है, उसको हम बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंस। अब अगेन अगले साल का कोई खर्चा है, अगले साल का कोई एक्सपेंसेज है जिसकी पेमेंट हम इसी साल दे दिए, तो एक्चुअल में वो एक्सपेंस इस साल का नहीं है, तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको उसमें नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। लेकिन इनकम में अगेन एक इनकम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। अगेन फाइनल अकाउंट पर जाएंगे तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे ये सारे टर्म्स। तो एक्रूड इनकम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम मानेंगे। अब एक्रूड इनकम कहेंगे किसे, एक्रूड इनकम वो इनकम होता है जो रिसीव नहीं हुआ लेकिन हमने काम कर दिया। जैसे सपोज करो कि हमने कंपनी की ऑडिट कर दी या कंसल्टेंसी दे दिया इस साल में, लेकिन अभी तक मेरी फीस नहीं आई है, फीस अगले साल देगा या उसके अगले साल देगा, हम क्या मान के चलेंगे कि वो हमारा इनकम है और जिस ईयर में वो एक्रूड हुआ है, जिस ईयर में हमने वो सर्विसेज प्रोवाइड करी उस ईयर का वो इनकम बन जाएगा। तो इस ढंग से कंप्यूट करके और फिर हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे और फिर मैच करा के चेकआउट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो मैचिंग कंसेप्ट के जरिए ही हम बिजनेस का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल्स है दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट्स। ड्यूअल एस्पेक्ट्स का मतलब होता है, ड्यूअल का मतलब होता है दो। हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर, हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे सपोज करो कि बिजनेस स्टार्ट, मिस्टर एक्स स्टार्ट द बिजनेस, मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस विद ₹1 लाख। अब इस ट्रांजैक्शंस के अंदर दो पार्ट है, दो एक्टिविटीज हुई है और इस दोनों एक्टिविटीज को कहता है कि रिकॉर्ड करना है। क्या क्या एक्टिविटीज हुई है। अब मिस्टर एक्स अगर बिजनेस स्टार्ट किया, अभी हमने कहा कि सेपरेट एंटिटी और बिजनेस सेपरेट एंटिटी की हमने बात करी, तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। अगर इसने मिस्टर एक्स ने सपोज करो कि बिजनेस का नाम है एक्स एंड कंपनी, तो एक्स एंड कंपनी के पास क्या हुआ, 1 लाख रुपए का कैश आ गया। दूसरी तरफ मिस्टर एक्स ने पैसा दिया, अब ऑनर ने पैसा दिया। याद होगा हमने टर्म्स यूज किया था कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करता है तो उसमें क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या हो गया, कैपिटल, जो बिजनेस के लिए क्या होगी, लायबिलिटी, और ये कैश उसके पास अपना है तो ये क्या हो गया, एसेट्स। तो इसका मतलब है कि एसेट्स और लायबिलिटी बिजनेस में जब आप ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करोगे, ड्यूअल मतलब दो, तो हर एक ट्रांजैक्शंस का जो दो एस्पेक्ट होता है और दोनों एस्पेक्ट्स को हमें क्या करना होता है बिजनेस में, रिकॉर्ड करना होता है। और जब हम उस दोनों को रिकॉर्ड करेंगे तो ये और ये दोनों देखो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और इसी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो एक टर्म बनेगा दैट इज कॉल्ड एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, और लायबिलिटी में दो पार्ट है, इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल, प्लस हम इसको लिखेंगे सिंपली लायबिलिटी। तो बिजनेस में जितना हमारा एसेट्स होगा, कैपिटल और लायबिलिटी को अगर ऐड कर देंगे तो उतना ही हमारी वैल्यू बनेगी, यानी कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हर एक ट्रांजैक्शंस के बाद ये इक्वेशन हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इसी ड्यूअल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे ये जो फॉर्मूला निकल के आया दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे जब हम चैप्टर 5 पे चलेंगे तो चैप्टर 5 पे इसी फॉर्मूले के बेस पे सारे प्रैक्टिकल्स हमारे बनेंगे। अब यहाँ से अगर दो चीज़ पता है तो तीसरा चीज़ हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अगर कैपिटल मुझे पता है तो एसेट्स माइनस कैपिटल पता है, एसेट्स पता है, तो लायबिलिटी निकल जाएगी, यानी कि एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी। तो फॉर्मूले से फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी तो कैपिटल निकल जाएगा, कैपिटल और लायबिलिटी पता है तो दोनों को प्लस कर देंगे तो एसेट निकल जाएगा। तो कोई जितने भी ट्रांजैक्शंस है, हर एक ट्रांजैक्शंस में हमारा दो एस्पेक्ट्स होगा और मस्ट बी रिकॉर्डेड बोथ एस्पेक्ट्स। और जब दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है
ये जो इक्वेशन है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में हमने ड्यूअल एस्पेक्ट को सही तरीके से नहीं लागू किया। तो फ्रेंड्स, जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 चीज़ बेसिकली था हमारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, उसका बेसिक आइडिया हमने आपको दिया। एक बार आप लोग बुक्स से गो थ्रू भी करेंगे, आप वीडियो भी एक बार वॉच करेंगे तो ऑलमोस्ट ये सारे कंसेप्ट्स समझ में आ जाएगा, प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ जाएंगे जो आगे हमें काम आएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पूछेंगे। लेकिन हाँ, इसका यूज हमें आगे करना पड़ेगा प्रैक्टिकल्स में या फिर रियल लाइफ में जब हम काम करते हैं, तो ये सारे प्रिंसिपल्स हमें दिमाग में होने चाहिए। देन सेकंड पार्ट है हमारा एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ये सारे जो हमारे एजम्पशंस कन्वेंशंस थे उसी के बेसिस पे एक सेट ऑफ रूल और कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड रूल्स ड्राफ्ट हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, बेसिकली द मेन इंस्टीट्यूशंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करते हैं और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हमारी कंट्रीज में है जो ये फाइनल डिसीजन लेता है कि इस स्टैंडर्ड को हमें इंप्लीमेंट करना है या नहीं है। तो एक सेट ऑफ रूल, एक सेट ऑफ कोड है हमारे कंट्रीज के अंदर, जिसे हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। हर एक कंट्रीज में बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो अपने तरीके से वहाँ के अकाउंटिंग लिखा जाता है। अब बात होती है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले बात है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि बिजनेस जब अकाउंटिंग लिखेगा तो एक कॉमन सेट ऑफ रूल अगर नहीं है तो सबके अकाउंटिंग लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फिर जो उसका पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इस डाटा से, इस रिपोर्ट से हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपेरेटिव इंट्रा कंपेरिजन अगर करेंगे तो जब डाटा लिखने का तरीका अगर डिफरेंट होगा तो उस डाटा पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर क्या होता है, सिमिलर वे जो होता है, सिमिलर मेथड से अगर कोई डाटा तैयार है तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसीलिए एक प्रॉपर कोडिफाइड किया हुआ रूल्स है जिस रूल को हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा जब वो अकाउंटिंग लिखेगा, जब वो अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आ गया, दिस इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड्स, और ये भी एक सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ रूल्स और कोड है दैट इज एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज। जितने भी मेंबर्स कंट्री है इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर वो सारे IFRS को अडॉप्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में AS है या फिर IFRS है। इंडिया में बेसिकली दोनों अप्लीकेबल है राइट नाउ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ एंटिटीज, खास करके मेनली IFRS अप्लीकेबल इन द लार्ज कंपनी। कंपनी करने का मतलब अगर याद होगा तो मैंने जब बिजनेस की बात की थी तो इंडिया में हमने कहा था कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनी लॉ और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट करके काम करते हैं, तो इस ढंग से हम काम करते हैं। तो IFRS जो आज के डेट में इंडिया में अप्लीकेबल है वो बेसिकली सिर्फ उसी कंपनीज पे है, और कंपनीज में भी जो लार्ज कंपनी है बेसिकली एज पर द कंपनीज एक्ट, उस कंपनीज पे IFRS लागू है, सारे कंपनीज पे IFRS लागू नहीं है। तो रेस्ट ऑफ द एंटिटी, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, पार्टनरशिप फर्म हो, और वो कंपनी जिस पे IFRS लागू नहीं है, दे फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन ग्रेजुअली फेज मैनर्स में धीरे धीरे ये IFRS इन लार्ज होता जाएगा और सारे एंटिटीज पे भी अप्लीकेबल होगा। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें डिफरेंसेस हैं बेसिकली। अब क्यों, अब ये दो सेट ऑफ रूल अप्लीकेबिलिटी क्यों आई? तो जब बॉर्डरलेस और बैरियरलेस ट्रेड हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड जब बढ़ा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स जब बढ़े, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके काम करना शुरू की, इंडिया की कंपनी बाहर जाके काम करना पड़ी, तो उस केसेस में क्या हुआ कि कॉमन सेट ऑफ रूल का जरूरत पड़ गया। क्योंकि अब 10 कंट्रीज में अगर बिजनेस हम कर रहे हैं तो हर एक कंट्री का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा और अलग अलग तरीके से अलग अलग सेट्स में हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार करना पड़ेंगे। तो इसके लिए एक म्यूचुअल कंसेप्ट से इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड जो बॉडी थी हमारी, वो एक कोड डेवलप किया, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो मल्टीनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो उन्हें IFRS के थ्रू अकाउंटिंग मेंटेन करने की जरूरत
पड़ गई, ताकि वो हर एक कंट्री में जो रिपोर्टिंग है वो कॉमन कोड से दे सकें, उनको दिक्कत नहीं हो। और इससे बिजनेस एंटिटीज को भी फायदा हुआ, क्योंकि एक ही काम को 10 बार करने की जगह वो एक बार करेगा। देन उससे क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ता था, तो कॉस्ट बेसिकली यहाँ से रिड्यूस हो गया। तो इसमें बिजनेस को भी हेल्प है, प्रोफेशनल्स को भी हेल्प है, तो गवर्नमेंट को भी हेल्प है। तो इसलिए IFRS अप्लीकेबल हुआ। अब IFRS में डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, एक बार गो थ्रू करेंगे आप लोग। जो बुक्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इसके एजम्पशंस पूछते हैं, या फिर इंडिया में कैसे अप्लीकेबिलिटी है, तो वहाँ पे हम इंड AS बेसिकली जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो लागू करते हैं। अगेन जो हमारा IFRS है वो इंडिया के अंदर एग्जैक्ट IFRS नहीं है, मॉडिफाइड फॉर्म में IFRS अप्लीकेबल है। तो आपके लेवल में 11th में बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस 1-2 आते हैं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, और कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ लेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर कर दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करते रहिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है उसका हम लोग क्लास बनाएंगे, और उसके लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आपको कंटिन्यूसली चैप्टर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप वीडियो प्रॉपर्ली देख नहीं पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।